बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं ज्वाइन किया हुआ है साकिब बशीर साहब ने। नाज़रीन, इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर दिखाई देती है, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, जवाबी तौर पर ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, लेकिन ये कहा था कि ख़त्ते के अंदर अब अमरीकी अहदाफ जो हैं वो हमारे निशाने पर होंगे, अब कोई भी हमसे गैर महफूज नहीं रहेगा। इसी बुनियाद के ऊपर आज की जो कार्रवाई थी वो आगाज़ के ऊपर ये ख़बर सामने आई कि शाम में जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद फिर इसराइल की जो तनसीबात थी, दिफाई तनसीबात भी और मरकज़ी तनसीबात भी, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से थी, वो चाहे पार ग्रिड हो या उनकी हैफ़ा के मकाम के ऊपर तनसीबात हों, उनको निशाना बनाया गया। फिर रात कोई 9:30 के बाद सूरत हाल ये देखने में आई कि मिडल ईस्ट के अंदर जहां जहां पर भी अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद थे उनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया, और उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने वादा सादिक सोम नहीं रखा, जबकि ये एक ऑपरेशन अलग से किया है जो अमरीका के खिलाफ है, अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों के लिए है, और इसे नाम उन्होंने दिया ऑपरेशन बशारतुल फतह। अब इस ज़मन के अंदर जो ईरान ने इसराइल के साथ महाज तो एक खोला, लेकिन इतने फ्रंट और खोल लिए हैं, उसके नताइज क्या रहेंगे, जहां पर बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर और उसके अलावा इराक के अंदर जहां जहां पर भी हमले किए गए हैं, इन हमलों के नताइज क्या रहेंगे? क्या जवाबी वहां से भी फ्रंट खोले जाएंगे, या फिर अब ये सालसी वाला मंजरनामा जो है वो नुमायां होगा? इसी पे बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, ये जो खबर बहुत सारे लोगों की आरा ये थी कि ख़ित्ते के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर ईरान की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे, हाँ उन्हें पैगाम ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन फिर इत्तलात आज जो इसराइल का हमला था ईरान के ऊपर, जो फ़र्दों के ऊपर किया गया, तेहरान के मज़ाफ़ात जो हैं वो गूंज उठे, उस पर फिर ख़बरें ये मंजर आम पे आई कि कहीं ना कहीं ख़त्ते में रीफ्यूलिंग तो हो रही है, कहीं ना कहीं से वो उड़ तो रहे हैं, लेकिन अभी हक़ाइक़ उसके ज़बाने ज़द आम नहीं हुए थे। तो ये फ्रंट खोलना किस हद तक सूदमंद या किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यहाँ सर, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये ईरान ने गलत किया। देखें, कतर, कुवैत, बहरीन, जो भी ममालिक है, जिन इराक़ समेत, अब इन ममालिक को अमेरिका के तसल्लुत से बाहर निकलते निकलते टाइम लगना था ना। वहाँ पे हर जगह पे अड्डे आज से तो नहीं बने हुए, अरसे दराज से अड्डे बने हुए हैं, और ये सारी चीज़ें पता थी। या तो फिर ये सारा कुछ इस वजह से किया गया कि ईरान के पास कोई ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद थी कि ईरान के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं उनमें इन बेसिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह अभी एक जो ईरान पे बहुत बड़ा हमला किया गया है आज के दिन, उसमें भी एक मुस्लिम मुल्क जो है उसकी एयरबेस के इस्तेमाल होने की बाकायदा उसके सरकारी टीवी ने कहा है। उसके बाद आज आप देखें कि आज ईरान की तरफ से उसके आर्मी चीफ ने यह कहा था कि आज हम बहुत जल्द टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और अमेरिका को बताएंगे कि तुम बिल्कुल महफूज नहीं हो, अगर हम महफूज नहीं है तो तुम भी महफूज नहीं हो। अब देखने वाली चीज़ यह है कि यहाँ तो ईरान बिल्कुल इसराइल को खुड्डे लैन तबाह कर चुका है, उसके बाद उसने कहा मैं वो महाज खोलूँ जिनकी वजह से अमेरिका जो है वो जहाँ जहाँ पर हमले करता था, जहाँ जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। आपको पता है कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीका के अंदर हंगामे ज़्यादा होते हैं, वो इसको नहीं, हाँ, क्योंकि अभी वोट बैंक ही डोनाल्ड ट्रंप का इसी बुनियाद पे बढ़ा था। तो ये एक चीज़ जो है वो ये बड़ी है। अब ये देखना सिर्फ इसमें ये होगा कि क्या वाकई उन तमाम एयर बेसिस पे हमले किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो क्या ईरान को इस बात का इल्म नहीं है कि अगर ये सारे ममालिक जो हैं ये भी ईरान के ख़िलाफ़ खुल के आ गए तो फिर ईरान किस तरह निपटेगा? यहाँ तो ईरान को बैक पे कोई सपोर्ट हासिल है या हो गई है और उसके बाद ये किया गया है, या फिर ईरान ये फैसला कर चुका है कि मैंने मरने से पहले या मुझे मारने से पहले, मैं एक दफ़ा बता दूँ
देखिए इस वक्त अमेरिका के अंदर भी इजलास जारी है, अमेरिका भी फैसला कर चुका है। हाँ, उनका मॉनिटरिंग रूम जो है वहाँ पे ट्रम्प इस वक्त बैठे हुए कर है। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये जो अब के जो 48 घंटे हैं ना, इसमें बहुत कुछ हो जाना है। या बिल्कुल सब चीज़ें बंद हो जाएंगी और मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाएगा, तो या फिर एक ऐसी खूनी जंग जिसको अक्सर हम कहते थे तीसरी आलमी जंग भी है, और या इस खित्ते के लिए एक खौफनाक जंग है। ये जंग 1 घंटा हो, ये जंग 101 घंटे हो, या जितना भी अरसा हो, ये जंग जो है बड़ी खौफनाक है। इसमें आप एक बात ज़हन में रखिएगा, खुदा न खास्ता सऊदी अरब की तरफ कोई गया तो उसे आलम इस्लाम बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी सूरत में भी। और बाकी जिन ममालिक की तरफ गए हैं, उन ममालिक का शायद इतना अवाम में ना हो, अवामी रद्दमल ना हो, लेकिन सऊदी अरब का तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो बशारत अल फतह ऑपरेशन शुरू कर दिया है ईरान ने, और आज रशिया में मुलाकातें, फिर रूसी सदर का बयान भी आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, क्या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग, या फिर जो कल अमेरिका ने किया, अमेरिका को जवाब देने के लिए एक चीज़ बड़ी गौर तलब है, हमले सिर्फ उन बेसिस पे किए जा रहे हैं जहां पर अमरीकी मौजूद है जी, अवाम पे नहीं किए जा रहे, बेसिस के ऊपर ही किया ठीक जा रहा है। अब ये भी देखने वाली बात है उनकी तरफ से, जो ईरान की तरफ से चाह रहा है कि हम तो सिर्फ उन फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि कतर के ऊपर जो मिसाइल दागे गए थे वो इंटरसेप्ट कर लिए गए, क्योंकि फ्रेंच उसके अलावा अमेरिकन जो जहाज़ हैं या खित्ते के अंदर, क्योंकि फ़्लाइट बहुत देर से चल रही है। अगर आप फ़्लाइट रडार 24 को देखें तो आज हमने ये देखा है कि खलीज ओमान, खलीज फ़ारिस, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमरीकी तैयारे 56-54 हज़ार फिट की बुलंदी के ऊपर उड़ते रहे। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि बहुत सी हलाकतें हुई उन बेसिस पे, उन बेसिस में बड़ा नुकसान हुआ है, मान लिया, फिर ये धमाकों की आवाज़ कहाँ से आ रही? ये जो खौफनाक धमाके हैं, जो आग के शोले हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? अभी जो इत्तलात लम्हा बलम्हा, अभी तो आपने कहा था इंटरनेशनल मीडिया को बड़ा मैनेज किया गया है, तो अब लाजमी बात है ये होगा, लेकिन ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए। अब ये भी तो देखें ना, लबनान पे इसराइल की आज बमबारी, क्या तुक बनता है? इराक की तबाही में किसका हाथ है? शाम की तबाही में किसका हाथ है? लबनान की, उर्दन की, किस किस मुल्क के आप नाम लेंगे ना? तबाही फैलाने के बाद वो खित्ते में इस तरफ को बढ़ा है, तो ये सोच पहले से ही पनप रही थी कि मशरक़ वस्ता डेंजर जोन में चला जाएगा। साकिब बशीर साहब, आज के हमलों के पीछे के मुहर्रिकात जो हैं, अगर उसके ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो ईरान को सपोर्ट कहाँ से दिखाई देती है, कि या फिर आप ये समझते हैं कि बाहमी मुशावरत के बाद जो है ऐसा अमल या ऐसा इकदाम जो है वो ईरान की तरफ से उठाया गया होगा? अमली तौर पर तो अभी जब मेरे ख्याल में कुछ हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या जो बाहमी मुशावरत की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह ये जो अमरीकी बेसिस थे, इनके हवाले से ये खबर थी कि पहले ही बता दिया गया था कि अटैक होगा, वो खाली करवा लिए गए, वहाँ से उनको कहा गया कि वो शेल्टर होम जो है वो वहाँ पे चले जाएं, महफूज जगहों पे चले जाएं, जो अमरीकी और वहाँ पे बरतानवी लोग मौजूद थे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं। लेकिन ईरान के आज के हमले के बाद जो एक अवामी राय है, जो राय आमा है, उसमें कुछ आपको तब्दीली भी नज़र आएगी कि ईरान ने जब अटैक किया इसराइल पर, तो पूरी जो मुस्लिम उम्मा है, हर बंदा जो है वो इस हवाले से खुश था, खुश है कि इसराइल जिसने जो है वो गज़ा को वहाँ तबाही की, गज़ा में मासूम बच्चों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को, वहाँ के उनको मारा, उनके घरों को जो है वो तबाह बर्बाद किया, तो इसराइल के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो अब इसराइल वो जो एक डाइवर्जन जो है वो उसमें लगेगा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो कल OIC की मीटिंग थी, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने मज़म्मतें भी की, सारे मामलात थे, तो अब कतर पर हमला हुआ है तो कतर उसकी मज़म्मत करके फिर एक सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। अगर रद्द अमल दे दें तो फिर क्या होगा कि मुस्लिम ममालिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़ेंगे, और फिर ईरान क्या एक नया महाज जो है वो खुल जाएगा ईरान के लिए। लेकिन एक इसका एंगल ये भी है कि वो जो कहा था ना ट्रंप ने जब अटैक किया 3 न्यूक्लियर साइट्स पर,
तो उसके बाद एक जो ईरान के लिए फेस सेविंग कि ईरान ने डेफिनेटली अमरीकी जो अड्डे हैं उन पर अटैक करना है, तो वो अटैक करके तो एक सिचुएशन बन सकती है कि सालसी की तरफ, जंग बंदी की तरफ, सीज फायर की तरफ, या वो भी एक सूरत हाल बन सकती है। लेकिन दूसरा जो पहलू भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जंग फैल भी सकती है, राय आमा भी जो है वो जो मुंतशिर हो सकती है। राणा साहब, अगर इब्तदाई तौर पे देखा जाए तो कहा जाता है कि अमेरिका जो है उसने क्लेम किया कि हमारा हमला जो है वो कामयाब रहा, लेकिन इस पूरे मंजरनामे में अगर ये भी देखा जाए तो नातंज, अस्फहान और जो फ़र्दों की साइट्स हैं वहाँ से शवाहिद क्या मिले, उसके नताइज क्या निकले, आपकी इस बारे में क्या राय? देखें यासर, अमेरिका ने हमला किया, 3000 चाइनीज़ वहाँ काम करते हैं। आज रशिया ने बेवाज़े कह दिया कि हमारा उनके साथ मुआहिदा है, और उस मुआहिदे में जो मुआहिदे मौजूद हैं ईरान के साथ, उनमें इस शोबे के हवाले से भी मुआहिदा मौजूद है। लाज़मी बात है, इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं, कोई हम पे हमला करेगा, कोई ज़ख्मी होगा, कोई शहीद होगा। जितना हैवी बारूद फेंका गया, जितना बड़ा दावा किया गया, उसके बाद मैं समझ तो बचना है किसका बनता ही नहीं। क्या उस बारूद को नीचे गिरते हुए, मिसाइल को नीचे गिरते हुए दिखाने के अलावा, एक बड़ा गरा डरने के अलावा कोई एक ऐसा निशान, कोई एक ऐसी तस्वीर अमेरिका ने दी है कि जिसमें यह साबित हो कि जनाब यहाँ पर यह चीज़ थी? किसी एक शख्स की हलाकत की, शहादत की, जाँ बाहक होने की कोई तस्वीर दिखाई है? कोई एक ऐसी चीज़ जिससे ये साबित हो? आप जब उस सारे सिस्टम को तबाह करेंगे तो उसके असरात कई किलोमीटर दूर तक जाएंगे। और लोग तो वहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे थे, लोग तो वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। तो मुझे बताएं, अगर वहाँ पर जिस एटमी तनज़ीमात को तबाह करने गए थे ये, और ट्रंप साहब ने उस पर कहा, ये भी कहा कि इतना पैसा लग गया और हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी है क्या? मुझे बता दें, कहाँ है? कल विलोक पे विलोक हो गए थे, कईयों ने तो कह दिया आधा तबाह हो गया, कईयों ने कहा आधा तबाह नहीं हुआ। कमाल क्यों हो गया? मैं कह हम भी ना कमाल से, बल्कि कमाल से भी आगे चले गए बहुत से। और इंडिया का तो आप देख लेना, अगर इंडियन मीडिया को, तो अब हम तो हैरान रह जाए कि यार अगर ये मीडिया है तो फिर मीडिया होना ही नहीं चाहिए। अब यासर साहब, इस सारे सिनेरियो में नाकाम तरीन हमला था। ये सिर्फ एक ऐसा ही था कि आपने एक सुरंग खोदी है और कह दिया सुरंग के अंदर जितने लोग थे मैंने मार दिए हैं, और उसके बाद सुरंग बंद हो गई, अब खुल नहीं सकती। पता नहीं चलेगा, खुलेगी तो पता चलेगा। और उसके बाद ये हुआ, ये हमले, इस हमले के 1 घंटा 20 मिनट बाद, 1 घंटा 20 मिनट बाद, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं पूरा टाइम आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ, ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट भिजा दी। अगर इस ईरान के अंदर, ईरान पर वो हमला कामयाब हो गया होता तो ईरान के अंदर एक अफरा तफरी मच जाती, ईरान के अंदर हलाकतों की इंतहा हो जाती, ईरान के अंदर बेइंतहा नुकसान होता। 1 घंटा 20 मिनट बाद ईरान ने ईंट से ईंट भिजा दी इसराइल की, उस इसराइल की जिसके मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मजबूत इसराइल बन गया, अब पहले से ज़्यादा, पहले से मजबूत, अब उसे खौफ कोई नहीं है, कोई खौफ नहीं है उसे। तो आज ये आलम है, अगर 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 1% अमेरिका की ये बात सच होती तो आज ट्रंप को ये ना करना पड़ता कि जनाब आप ना घबराएं, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, क्यों तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, क्यों फलां कर रहे हैं। और भाई सारे उन ममालिक को इस बात का इल्म हो गया है कि जो शख्स अपने सबसे करीबी, सबसे एतमाद वाले, सबसे बड़े इन्वेस्टर इसराइल को नहीं बचा सका, सानू ने की बचाना है? क्या इसराइल बचा हुआ है? आज इस वक्त जो इसराइल ने हमला किया है, अफसोसनाक बात है कि वो एक मुस्लिम मुल्क से की है। अफसोसनाक बात है कि वहां से नहीं होना चाहिए था।
बाकी इसराइल में तो अब इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मुल्क से एयरबेस, अपने मुल्क की एयरबेस इस्तेमाल कर सके। इसराइल तो खुद देखिए, ट्रंप साहब का झूठ जो था वो सारी दुनिया के सामने आ गया। ट्रंप के झूठ के बाद आप अगला ले लें ज़रा, ठीक है। अभी कभी वो कहते हैं वाइट हाउस ने कहा जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात क्या करने हैं? तुम तो ईरान को गिराने की चले थे। तुम तो आज ये भी कहा कि कौन कहता है कि रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए रजीम चेंज। अब रजीम चेंज होगी अमेरिका में, देख लीजिएगा आप। अमेरिकी सड़कों पे निकल आए जी, अमेरिकी सेनेटर तकरीर करने लगता है, लोग नारे लगाते हैं गो ट्रंप को, जंग नहीं चाहिए। तो ट्रंप साहब चेंज करने चले सन अमेरिका नो तो अपनी पै गई है। यासिर साहब, इस जंग में दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हुई, बड़ी क्लियर हुई। एक, सहाफ़त का मयार पाकिस्तान में ठीक हुआ, भारत ने फिर अपना वही पुराना शुरू कर दिया ना। और भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया, मैंने पहली दफ़ा देखा कोई इतना प्रेशर में था सर जिसे हम आज़ाद मीडिया समझते थे ना। नहीं सर, प्रेशर में तो नहीं है सर, आप प्रेशर में तो नहीं कह सकते। फंडिंग हो रही है बाकायदा तौर पे, इजराइल इन्वेस्ट कर रहा है। प्रेशर क्या है? एक तरफ का बयानिया दिखाना है, उसमें क्या प्रेशर सर? पैसा मिल रहा है, चलें मैं आपकी पूरी कंपेन चल रही है सर। चलो ठीक है जी, मैं फिर बोलूँगा तो आपने कहना है फिर शुरू हो गया। ठीक है। जो कलम बिकता है ना उस पर उससे सच लिखा नहीं जाता। जो ज़बान बिकती है ना तो वो भी ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी तासीर भी ख़त्म हो जाती है। तो वो रफ्ता रफ्ता होगी ख़त्म। अब इस आज के दिन तक अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा जी कि महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। क्यों यार, तुम्हें तो डर ही कोई नहीं था। तुम तो एक बड़े बादशाह हो इस खित्ते के, तुमने तो सारा कुछ कहा करना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान ईरान से बहुत बड़ी ताकत है। और ये कौम भी इतनी लड़ाका कौम है कि हम लोग जो हैं मार मटने पे चले जाते हैं ना। तो ईरान के पास तो पाबंदियों के बाद इतना कुछ था नहीं, तो उसने तुम्हें जिन्होंने कहते हैं पंजाबी पढ़ने पर आता है वो कर देता है। अब तो ट्रंप साहब जो है उनकी छेर बन गई ईरान। क्यों कहा उन्होंने कि मुझे बताएं क्या आप हम वाइट हाउस से क्यों ये जारी हुआ है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? किससे मुज़ाकरात करने हैं? इसलिए कि वो तमाम इत्तेहादी ममालिक जो ट्रंप साहब को नजराने पेश करते थे, जो ट्रंप साहब को बेइंतहा फंडिंग करते थे, मजबूरन उससे चीज़ें खरीदते थे, मजबूरन। अब उन्हें नज़र आ गया कि ये, बल्कि पूरी दुनिया को ये देख लेना चाहिए कि अगर ट्रंप का सबसे, अमेरिका का सबसे लाडला, दीगर और कई ममालिक का सबसे लाडला इसराइल जो है, अगर वो नहीं बच सका मुसलमानों के हाथों, पहले तो जिन मुल्कों पे इन्होंने किया उन मुल्कों के अंदर बाकी लोग सब तमाशा देखते रहे ना। और आज मुझे बिलावल साहब की तकरीर खुदा शाहिद है इस हवाले से, ईरान के हवाले से बड़ी अच्छी लगी। तो या सर, यानी तमाम मुल्कों का हवाला देके कहा कि जब फिर हम पे बारी आएगी, एक तो बिचो गल्ला है सन हो जाइए जिन्हें निसन करनी चाहिए, पॉलिटिकल बातें थी इसमें। बात बड़ी सीधी सी है। अमेरिका के हवाले से मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर हूँ। मुझे नहीं पता कि हमारे सियासतदान सवाए आज तहरीक इंसाफ के, तो बात यह है कि ये अब तो ईरान ने साबित कर दिया, और ईरान के पीछे बहुत सी कुव्वतें खड़ी हैं, बहुत सी कुव्वतें खड़ी हैं। हर वो शख्स, हर वो मुल्क ईरान के पीछे खड़ा है जो समझता है कि ऐसी कुव्वतों को हमने शिकस्त देनी है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। तो फिर उसके नताइज जो हैं वो तो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी निकलेंगे, हुर्रियत से निकलेंगे। सर एक और इसमें बात करते हैं। जी सर, आज 82,000 यमनी की ट्रेनिंग पूरी हो गई, और वो जो यमनी है जिनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है वो उनके उसमें एक ही काम डाला गया है, और वो काम ये है कि आपने इसराइल जाना है, बस ये एक काम डाला गया है। और 82,000 जिनको बेहतरीन फौजी ट्रेनिंग दी गई है,
तो अब उनका फिर सामना करने के लिए इसराइल के अंदर क्या इसराइल के बच्चे कख जे ठीक है। साकिब साहब, जिस तरीके से हमले के बाद ख़बरें मंजर आम पे आना शुरू हुई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ को बंद करने की, उधर यमनी हौसियों ने बयान दे दिया कि बाबुल मंदब जो है इधर कोई आने की ज़रूरत ना करे वरना हमारे मिज़ाइलों के निशाने के ऊपर होगा। तो हमने ये भी देखा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी हैं बढ़ी। आबनाए हरमुज़ जो है ये हर बार मौजूए बहस आता है जब भी मशरक़ वस्ता में कोई टेंशन होने लगती है या ईरान के ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश होती है। इस वक्त इसकी अहमियत क्या है और इसकी बंदिश पे किसको क्या क्या भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब भी मशरक़ वस्ता में जो है वो कोई भी टेंशन होती है तो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो एक मरकज़ निगाह होता है, मरकज़ी पॉइंट होता है और इसको दुनिया की लाइफ लाइन भी आप जो है वो कह सकते हैं। ये जो खलीज फ़ारस और खलीज अमान के दरमियान, ईरान और अमान की जो सरहद है उसके दरमियान एक समुद्री जो है वो गुज़रगाह है। सिर्फ 33 किलोमीटर का जो फासला जो है बताया जाता है। इसमें सबसे अहम जो मामला है वो ये है कि जो तेल की जो गुज़रगाह है यहाँ दुनिया को जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, ईरान है, कुवैत है, मुख्तलिफ़ ममालिक से जो तेल जो है वो निकलता है ये पूरी दुनिया को तेल जाता है और 20% जो हिस्सा है वो तेल का आप ये कह सकते हैं कि जो तेल का मजमूई तौर पर 5वां जो हिस्सा जो है वो इस रास्ते से जाता है। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर ये तेल की रसद जो है वो बंद हो जाए यहाँ से जो अगर ईरान जिस तरह कह रहा है अगर वो बंद कर दे तो इसके खौफनाक नताइज होंगे। जो अगर आप फ़ी बैरल जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं अगर देखें गुज़श्ता माह की बनिस्बत उसकी 10 बैरल जो है वो उसमें इजाफ़ा हुआ है और ये 75 के अराउंड ये पहुंच चुकी हैं। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर ये जंग बढ़ती है और ईरान जो है वो ये आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देता है तो ये जो है वो 120 और 130 बैरल जो है वो फ़ी बैरल इसकी कीमत जो है वो पहुंच सकती है। ये इसकी तेल की प्राइसेस जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस और इसके खौफनाक नताइज होंगे, खुराक से लेकर हर चीज़ जो है वो इसमें महंगी हो सकती है। ये जो गुज़रगाह है इसमें तकरीबन बताया जाता है कि 99 जो बल्कि 90 जो बहरी जहाज़ हैं वो गुज़रते हैं एक दिन में और 33,000 बहरी जहाज़ गुज़रते हैं पूरे साल में। और इसमें पेट्रोलियम प्राइसेस भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म का जो सामान है चीन से जाता है, जापान से और चीन को, पाकिस्तान को, मतलब दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो सारे जो है वो मुतासिर होंगे अगर ये आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद होता है। इसके रोकने के लिए आपको याद है कि अमेरिका ने चीन को कहा है कि आप ईरान को कहें कि इस तरफ ना जाए, अगर इस तरफ गए तो इसके खौफनाक जो है वो नताइज होंगे कि आप जो है वो इसकी बंदिश के हवाले से अगर कुछ करें। और माजी में देखें तो 1988 जब 1980 से 88 तक जो है वो ईरान इराक जंग थी तो 1988 में भी इस पर मसला हुआ, फिर 2008 में भी हुआ, 2012 में जब ईरान पर पाबंदियां लगी तब भी ईरान ने धमकी दी, बंद नहीं किया। 2018 में अमेरिका ने जब कहा कि ईरान को जो है वो इसके ईरानी तेल को सिफर इसकी जब कर देंगे तो उस पर भी उस वक्त भी ईरान ने जो है वो इस किस्म की धमकी लगाई थी। और अब एक दफ़ा फिर ईरान की जानिब से ये जो है वो धमकी लगाई गई है कि अगर यही सूरत हाल रही, यही सिचुएशन रही तो हमारे पास एक चीज़ है। साकिब भाई, ये तो जो आपने बात बताई बिल्कुल इसी तरह है और आज इस पर चीखों पुकार भी सुनाई दे रही है ट्रंप चाचू की, तो उसकी चीखों पुकार सुनाई दे रही है बड़ी। तो अब बात ये है, जब गज़ा में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा था, बच्चों को शहीद किया जा रहा था, उस वक्त ये सारी आलमी बरादरी जो थी उसको नज़र नहीं आ रहा था। अब जब ईरान के अंदर सब कुछ हो रहा है तो उसको दिफा का हक हासिल है ना, और इस दिफा के हक में अगर मज़ाइल को चला सकता है, अगर कोई एटमी धमाका करने की सलाहियत रख सकता है, अगर कोई
बहुत दूर से आकर B-2 तैयारों के जरिए बमबारी कर सकता है, तो फिर जो जिसके बस में होता है उसने वो तो करना ही है ना। और अभी किया नहीं, और अभी ये भी नहीं अनाउंस किया। उन्होंने अनाउंस इतना ही किया ना कि जो ममालिक उनका साथ देते हैं, तो जो साथ नहीं देते उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस सारे में अगर हो भी जाता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर हो भी जाता है तो क्या उसको ईरान को अपने दिफा का हक हासिल नहीं है? क्या जितने मुल्क मुतासर हो रहे हैं ये अमेरिका के साथ मुतालबा नहीं कर सकते कि जनाब आप ये ख़त्म करें सारा सिलसिला? मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे अब कतर के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो हैं उनको निशाना बनाया गया, और ये वाज़े तौर पे ईरान की जानिब से पहले इंतबाह जारी किया जाना, और फिर आज ही के दिन खबर ये भी सामने आना कि शाम में जो फ़ौजी अड्डा था अमेरिका का उसको भी निशाना बनाया गया। ये मशरक़ वस्ता की सूरत हाल अब किस तरफ को जाती दिखाई देती है, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या नतीजा देख रहे हैं? सफ़बंदियाँ होती किस हद तक तब्दील हो रही हैं, और अब अग्रेशन के अंदर किस हद तक इजाफा होगा और उसके नताइज क्या निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि मैं ये बात कल से कह रहा हूँ कि हर तज्जियाकार अमूमन ज़्यादा ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान जो ईरान है वो अपने उन पड़ोसी ममालिक पर हमला नहीं करेगा जिस पे तकरीबन 19 के करीब बेसेस अमेरिका के मौजूद हैं और 40 से 50 हज़ार जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। अब उनके ऊपर वो कहते थे कि जी इसलिए हमला नहीं होगा क्योंकि जो डिप्लोमेटिक और सियासी एक सपोर्ट है वो भी विड्रॉ हो जाएगी। अब मसला यहाँ ये है कि अगर मैं राना अजीम साहब के पड़ोस में रहता हूँ और राना साहब के दुश्मन को जो है मैं बाकायदा मोर्चे की जगह देता हूं, जो राना साहब के घर के ऊपर गोलियां बरसाता है, लेकिन मैं राना साहब को ये कहता हूं कि राना साहब आप तो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं और मैं आपके साथ जो है मुकम्मल हमदर्दी करता हूं, ये वो बात है। और उसकी पीछे और वजह है। वजह यह है कि ईरान को ये महसूस हो रहा था कि इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ ईरान की हद तक रह जाएगा, और अगर ईरान की हद तक रहा तो फिर नेचुरली दूसरे ममालिक जो हैं उसके अंदर, जो कि इंटरनेशनल पावर्स लाइक चाइना एंड रशिया जो है वो उसके अंदर नहीं कूदेंगे। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करना इस बात का वाज़े मिसाल थी कि आप जो चाइना है जिसका 80% तेल जो है वो ईरान से आ रहा है और $400 बिलियन का उनका मुआहदा हुआ है इसके ऊपर। अब ये देखिए कि दुनिया का 30% और चाइना का 80%। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना जो है वो ऑयल खरीदता है और ऑयल कंज्यूमर है। दूसरी जानिब जो है वो आप ये देख लीजिए कि गैस की तकरीबन 50% तरसील इसी इलाके से हो रही है, और जब से रूस और यूक्रेन की जंग हुई तो वो यूरोपियन ममालिक जो इस टाइम पे रूस के तेल लेते थे उन्होंने भी उनसे अपने कता ताल्लुक किया और तेल का इन्हिसार अरब ममालिक में हो गया। तो इसका साफ मतलब ये था कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को जब बंद किया जाएगा तो लामोहल्ला चीन को मजबूरन इस खित्ते के अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और अपने जो एसेट्स हैं उनको मूव करना पड़ेगा। अब ये जो कतर के ऊपर हमला है, देखिए पहली बात यह है कि कतर के ऊपर हमला, कतर ने बहुत अच्छे ईरान के साथ ताल्लुकात रखे, खास तौर पे ईरान ने भी, जब सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो है वो एक चपकलिश पैदा हो गई एक अरसे तक, लेकिन ईरान और कतर के ताल्लुकात उसमें बहुत बेहतर हुए। और मैं समझता हूं कि कतरी इस पूरे खित्ते के अंदर बहुत अच्छे लोग जो है, क्योंकि मैं वहां रहा हूं इसलिए मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके पास अमेरिकन बेस है और ये अमेरिकन बेस वो है जो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा जो बेस है वो यही कतर का बेस है। अब इससे जो इसके ऊपर हमला करना, ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहा है ताकि रूस और चीन जो है वो इसके अंदर शामिल हो, और अगर नहीं, जाहिर है दूसरे जो ममालिक हैं जिनके ऊपर हमला हो रहा है जिसमें कतर भी शामिल है, शाम भी शामिल है, अब मजबूरन उनको जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूदना पड़ेगा। ईरान को इसमें मार पड़ेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखें कि क्या कतर या यूएई या शाम है या दूसरे ममालिक हैं, उर्दन है, क्या वो उनका बर्दाश्त कर पाएंगे? और इनके पास जो है ना ही डेविड स्लिंग सिस्टम मौजूद है और ना ही इनके पास जो आयरन डोम जैसी सहूलत मौजूद है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ईरान ये दानिस्ता तौर पे कर रहा है। बहरहाल मैं समझता हूं कि जाती तौर पे कि ये हिकमत अमली मुनासिब नहीं थी, उनको सिर्फ इसराइल के ऊपर फोकस रखना चाहिए था। ये चौमुखी लड़ाई शायद उनको महंगी पड़ जाए।
सुना है कि अब्दुल्ला साहब के इराक में भी किसी एयर बेस पर हमला हुआ है। जी, आपको मालूम है राना साहब के माजी के अंदर गालिबन 2020 की बात है, जब जनरल कासिम सुलेमानी को जो है एक अमेरिकी ड्रोन में निशाना बनाया गया था बगदाद के अंदर, जो कि वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर थे। और उसके बाद जो है ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे, और फिर उन्होंने उनके बेस को वहां निशाना बनाया था, जिसके अंदर 75 जो फौजी थे अमेरिकी वो हलाक हो गए थे और 250 के करीब जख्मी हो गए थे। तो ये माजी उनका रहा है। लेकिन पहली दफा हुआ है कि 1979 के बाद 40 साल के बाद अमेरिका ने डायरेक्ट जो है वो हमला किया ईरान की सरजमीन पर। रिटेलिएशन देखे ना राना साहब, हु नोज बेटर देन यू, आप तो माशाल्लाह इल्म का खजाना है। लेकिन हकीकत यह है कि जो ईरानियन कौम है वो एक रेवोल्यूशन की पैदावार है, वो एक उनके अंदर इंपल्सिव और रिएक्शनरी एटीट्यूड पाया जाता है, और वो ये कहते हैं कि दुनिया ऐसी हमें कबूल नहीं जिस पे ईरान का नक्शा ना हो। अब आप देखें कि फिर इस सूरत के अंदर जो है वो क्या सिचुएशन चेंज होती है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइएगा कि सऊदी अरब, यूएई, ये ममालिक भी यकीनी तौर पर शुरू में भी और उनका बड़ा मुस्तकिल व्यू रहा है, बेशक बयानात ही थे, फिर OIC की मीटिंग भी हुई तो उसमें ईरान के साथ जो है वो ये नज़र आए या इनके बयानात उनको मजम्मत की गई। तो इस तनाजुर में ये कतर के अंदर अगरचे अमरीकी बेसिस को अटैक किया गया है और पहले बता भी दिया गया था, वो बेस खाली भी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो क्या कतर, फिर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इवन हमारी तरफ से कोई रद्द अमल आ सकता है इस मामले पे, क्या कहते हैं? देखिए, अस्करी रद्द अमल तो कतर या कोई और मुल्क मेरे ख्याल में देने में इस टाइम पे उनकी पोजीशन नहीं है। हाँ, सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है। इराक के अंदर आपको मालूम है कि उनकी ही जो है वो अजारादारी ईरान की मौजूद है, और इसके साथ ही शाम के अंदर अलबत्ता उनकी जो तमाम इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई भी है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामलात हैं ये इंतहाई ख़तरनाक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने शायद ये फैसला कर लिया है कि अंग्रेजी में मिसाल है कि फियर अ मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज, एक आदमी जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो उससे डरो। तो ईरान ये कहता है कि अगर ईरान नहीं तो फिर कोई भी नहीं, तो फिर ऐसी सूरत तो बड़ी खतरनाक हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कतर जो है वो ज़ाहिर है एक जो उनकी सियासी और सिफारती कोशिशें हैं जो कि वो दिल से कर रहे थे, ये बात नहीं है। क्योंकि अगर आप उनको देखें कि सूडान के मामलात को हल कराने में, चाड के मामलात को हल कराने में, दीगर दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मसाइल पैदा हुए, कतर ने एक कलीदी किरदार अदा किया। और अब भी अल जजीरा कतर जो है, जो कि इंतहाई अहम और मोतबर इदारा है, वो जिस तरीके से पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको इसराइल में जाने की इजाजत नहीं है, उसके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उनको शहीद किया गया गजा के अंदर, और जितनी अच्छी गल्फ वॉर की जितना अल जजीरा ने जो है वो मेरे ख्याल में कवरेज दी वो शायद मिसाली है। लेकिन इसके बावजूद अगर कतर के ऊपर हमला किया जाता है वो कि अलामती है, अमेरिकन बेसिस को रिटेलिएट किया गया है, बताया गया है कि हम तुम पर, यानी कि दे हैव रिफ्यूज टू कंसीडर अमेरिका एज ए सुपर पावर। मसला ये है कि अमेरिका और इजराइल की अथॉरिटी को जो है एक छोटे से मुल्क ईरान ने, जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास ग्राउंड फिर ये देखिए जितने फिर हवाई अड्डे हैं मशरक़ वस्ता में, इतलात कुवैत की भी हैं, इतलात बहरीन की भी हैं, इतलात कतर की भी हैं, इतलात इराक़ की भी हैं, सब शाम पे भी किया गया। अब क्या ये जो स्ट्रेटजी हिकमत अमली अपनाई जा रही है ईरान की तरफ से, इस पे अभी रशिया के साथ भी जो है वो बातचीत हुई और रशिया से भी मालूमात आई, तो क्या ये स्ट्रेटजी बेहतर है? मजमूई तौर पे एक ही दिन में तमाम लोगों को मुतनब्बे करना, तमाम लोगों को उजागर करना, क्या उनकी अपनी तरफ साइड ली जा सकती? देखें, रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद ये सारा अमल आया है। इससे एक बात बड़ी वाज़ेह आ रही है,
रशिया जो है वो अमेरिकन अथॉरिटी को मिडल ईस्ट के अंदर चैलेंज कर रहा है। और राणा साहब इस चीज को जानते हैं कि देखें, अगर जो चीन और रूस जो हैं, अगर ये पूरा खित्ता, मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले कहा था कि वो इसको प्लेट में रख के जो है वो अमेरिका और इसराइल के हवाले नहीं कर सकते। इसलिए अगर कहीं ना कहीं कंसेंट मौजूद है इतना बड़ा, यानी कि अमेरिकन अथॉरिटी को चैलेंज किया गया और उन तमाम ममालिक के ऊपर जिन पर हमले हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि अमेरिका कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। अमेरिका तुम पर जो है वो मेहरबान जरूर होगा, लेकिन अमेरिका तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और अभी आप ये देखें ना कि ये जो $4 ट्रिलियन लेके गया है डोनाल्ड ट्रंप, असल में तो ये बादशाहत और ये जितने सिस्टम्स हैं उनको जो है वो आप समझे उनका सदका ही दिया है, और क्या दिया है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अब एक मुश्किल मरहला बन गया है और अमेरिका इसके ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इसका मतलब है कि ये रिस्क जो है ये ईरान कैलकुलेटेड ले रहा है, और अगर वो ले रहा है तो फिर उसके पास सामरी का तीर मौजूद है, यानी कि वो तीर तरकश के अंदर उसके मौजूद है जो इंतहाई जहरीला है, और वो रशिया और चीन का तीर उसके पास लगता है आ गया है। आ गया तीर, उसके बाद सारा कुछ हो गया। लेकिन हमारा ज़ाती ख्याल था कि मुस्लिम रियासतें जो हैं उनको सिर्फ कहा जाएगा और उन पर ऐसे हमले नहीं किए जाएंगे। अब इन हमलों के बाद ईरान के साथ जो एक बहुत बड़ी हमदर्दी थी, हुक्मरानों की हो ना हो, मतलब किसी ममालिक की हो ना हो, लेकिन उन ममालिक के लोगों की हमदर्दी बहुत थी। अब वो हमदर्दी क्या इन हमलों में हमलों के बाद तब्दील नहीं हो जाएगी? और इसमें क्या इसराइल को फायदा नहीं पहुंचेगा? राणा साहब, इससे पहले डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली तो इसका फायदा यकीनन अमेरिका को और खित्ते के अंदर बैठा हुआ जो एक सांप है इसराइल, उसको जरूर पहुंचेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि एक ऐसा भी मामला आ जाएगा कि यानी कि वो कुव्वतें जो इन ममालिक में भी एंटी अमेरिकन स्टांस रखती हैं, उनको भी जो है वो सर उठाने का मौका मिल जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा जो है वो रिस्क बन सकता है मुस्तकबिल के अंदर। बहरहाल ये मुल्क जो है इनके अंदर आपको मालूम है इनका बड़ा कंट्रोल होता है अपनी आवाम के ऊपर, और इन्होंने अपनी आवाम के साथ जो है बड़ा अच्छा भी बर्ताव रखा हुआ है, ये बात नहीं है। लेकिन इस सब के मुबर्रा ईरान जो है वो, मैं तो आपसे देखे ना राणा साहब, आपके कहे बगैर इत्तेफाक राय रख रहा हूं कि मैं नहीं समझ ईरान को दो फ्रंट के ऊपर जो वॉर लड़नी चाहिए थी। नेपोलियन ने कहा था कि डू नॉट ओपन टू फ्रंट्स एट अ टाइम, और अभी मसला यहाँ ये आ रहा है कि ईरान ने मल्टीपल फ्रंट खोल लिए हैं। इसका मतलब है मशरिक वस्ता पूरा का पूरा आग में झुलसने वाला है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इनके प्रॉक्सी जितने भी हैं, यानी कि जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं इराक के अंदर, आपको मालूम है कि सिर्फ 24 के करीब इनके ग्रुप्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह है, जहाद इस्लामी है, इसके अलावा जो है हमास है, ये और उधर जो है वो हूती हैं, ये सारे के सारे मिलके जो है, इसका मतलब है बड़ा ये कैलकुलेटेड मूव है। बहरहाल लेट्स सी कि ये क्या होता है, खतरनाक है या आग से खेलने के मुतरादिफ है? ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। देखते हैं कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे पे देखा जाए, पाकिस्तान के अगर सियासी मंजरनामे को या कानूनी मंजरनामे को, कल एक अहम केस है जिसकी समझना है, और वो है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 ज़मानत की दरख्वास्तों पे कल फैसला सुनाया जाना है। तो इस ज़मन के अंदर साकिब बशीर साहब, क्या लगता है कल ज़मानत मंजूर अगर हो भी जाए तो रिहाई क्यों मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल, कल जो है वो 8 ज़मानत की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट दिन 2 बजे फ़ैसला सुनाने जा रही है। बज़ाहिर इस केस में 2 साल हो गए हैं, अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। ये बड़ी अहम दलील होती है, कोई ग्राउंड होती है कोई ज़मानत के लिए कि आपका अगर ट्रायल एक तवील अरसे तक मुकम्मल नहीं हो रहा तो जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं इस बुनियाद पर भी ज़मानत ग्रांट कर दिया करती हैं, बाकी मेरिट्स जो है वो अलग करके भी देखती हैं। फिर यह है कि इस केस में ये तकरीबन
8-10 माह हो गए हैं इसमें जब वो ज़मानत का ये मामला जो है चल रहा था। आखिरकार कल फैसला होने जा रहा है, तो आपका सवाल ये है कि कल अगर ज़मानत हो जाती है तो इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, नहीं रिहाई हो सकती? उसकी एक वजह है कि क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी ज़मानत होना अभी बाकी है। बज़ाहिर जो हमारे सामने जो रिकॉर्ड मौजूद है, उस रिकॉर्ड में तो उनकी जो गिरफ्तारी है ये 8 इन मुकदमों में, और एक वो है जिसकी 26 जून को इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत होनी है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कल 24 जून है, तो 24 जून को दिन 2 बजे अगर उनकी ज़मानत हो जाती है और 26 जून को दिन 2 बजे जो है वो उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हो जाती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुमकिना तौर पर उनकी रिहाई का जो मरला हो सकता है कि अगले 3-4 दिन इस लिहाज से बड़े अहम है। अगर उनकी गिरफ्तारी ऐसे समातों के लिहाज ना डाल दी जाए जो हमें पता नहीं है, लिहाज तक खुशकुन लगती है बात सिर्फ। अच्छा, मैं तो इसमें एक बात कहता हूँ, मुझे आज किसी ने पूछा यही साकिब भाई की खबर, उन्होंने कहा जी यार क्या बनेगा, इमरान खान की कब रिहाई होगी? मैंने कहा यार कौन कहते हैं इमरान खान गिरफ्तार है? गिरफ्तार शख्स तो वो होता है जिसका जो बिल्कुल जिस तरह बाकी सियासी लीडर गिरफ्तार थे तो उनका नज़रिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बहुत से लोगों का हो गया था ना नज़रिया, उस वक्त ख़त्म हो गया जब किसी ने अपनी डील की और डील करके चला गया। नज़रिया उस वक्त ख़त्म हो गया जब किसी ने माफ़ीनामा लिख दिया। और भाई अब तो उस वक्त जब 8 फरवरी से पहले जब सज़ाएँ होगी, साकिब भाई खान साहब का नज़रिया जीता, लोग जीते। आज के दिन तक बिल्कुल बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते जमात, वो कहते हैं जैसे छड्या तो मुल्लबना कख नहीं। तो बड़ी सीधी सी बात है, उसने जो काम करना था इमरान खान ने वो कर दिया। बाकी जो उसकी उस पर मुकदमात हैं, ये जितना अरसा भी उन्हें अंदर रखेंगे ना, उतना अरसा मैं ज़ाती हैसियत से मैं समझता हूँ, ज़ाती हैसियत में समझता हूँ, मेरा एक ये तजिया है कि उतना ही वो मजबूत होगा। उसकी वजह है कि उनके मुखालफिन जो है ना, सियासी मुखालफिन, अल्लाह उनका भला करे, उनका भी इसमें बड़ा अच्छा किरदार है, उनका भी बड़ा अच्छा किरदार है इन तमाम चीज़ों में। मसलन आज बता देना मुझे, आज आप तो इस्लामाबाद में बैठे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।